जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम रूपिम विज्ञान पर कुछ चर्चा करेंगे। रूपिम विज्ञान रूप विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। अंग्रेजी में इसे मार्फेमिक्स कहते हैं। रूपिम विज्ञान को रूपग्राम विज्ञान, पदिम विज्ञान आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। रूपिम विज्ञान रूप विज्ञान की आधुनिकतम विकसित शाखा है, जिसमें रूपग्राम या रूपिम, संगरूप, एलोमार्फ और रूप ध्वनिग्राम का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। भाषा शास्त्र में रूपिम का अध्ययन भारतीय वैयाकरणों, विशेषकर पाणिनि की देन है। कपिल देव द्विवेदी जी के अनुसार रूपिम विज्ञान रूप विज्ञान का आधार रूप या पद है। इसमें प्रत्येक भाषा में प्रयुक्त रूपों के सार्थक अवयवों का विभाजन करके रूपिम और संगरूप का निर्धारण किया जाता है। इसका आधार अर्थ और वितरण होता है। सीताराम झांका के अनुसार रूपिम विज्ञान भाषा के संरचनात्मक विश्लेषण का अन्यतम विकास है। उच्चारण की सूक्ष्मता प्रदर्शित करना इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। इसमें उच्चारण अथवा उच्चारणों को अल्पतम खंड में विभक्त कर पुनः उन्हें वर्गों में दर्शाया जाता है। हम कह सकते हैं कि रूपिम विज्ञान रूप विज्ञान की वह अधुनातन शाखा है जिसमें भाषा के रूपों का अध्ययन विश्लेषण कर उनके अर्थ एवं वितरण आदि के आधार पर रूपग्राम एवं संगरूप का निर्धारण किया जाता है। साथ ही रूपिम विज्ञान में ध्वनिग्रामीय परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। रूप विज्ञान के विषय को 3 रूपों में हम समझ सकते हैं। पहला रूपिम या रूपग्राम, दूसरा संगरूप, तीसरा रूप ध्वनिग्राम विज्ञान। रूपिम की अनेक परिभाषाओं को सुनने के बाद हम रूपग्राम की परिभाषाएं और देख सकते हैं। रूपिम या रूपग्राम एक ही है। ब्लॉक एंड ट्रेगर के अनुसार भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई को रूपग्राम अथवा रूपिम कहते हैं। प्रोफेसर हैरिस के अनुसार रूपिम संगरूपों का वर्ग होता है, जो या तो मुक्त वितरण अथवा परिपूरक वितरण में होता है। रूपिम के परिभाषाओं को सुनने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रूपिम क्या है और कैसे उसको समझा जाए। रूपिम प्रतिनिधि अथवा एक वर्ग होता है। हर भाषा के रूपिम पृथक पृथक होते हैं। रूपिम में कई अंश समाहित रहते हैं। रूपिम के सदस्य संगरूप कहलाते हैं। रूपिम का अर्थ ही है संगरूपों का वर्ग। एक संगरूप दूसरे संगरूप से पृथक प्रयुक्त होता है। संगरूप परस्पर स्थानिक भिन्नता रखते हैं, जिसे भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में परिपूरक वितरण में रहना कहा जाता है। रूपिम परिपूरक वितरण अथवा मुक्त वितरण में प्रयुक्त रहता है। रूपिम, स्वनिम एवं पद में अंतर होता है। स्वनिम का सार्थक होना अनिवार्य नहीं, किंतु रूपिम का सार्थक होना अनिवार्य है। जैसे राम में र, आ, म, अ ये 4 स्वनिम हैं, जो चारों निरर्थक हैं, किंतु राम रूपिम सार्थक है। रूपिम पद से छोटी एवं स्वनिम से बड़ी इकाई है। रूपिम और पद में अंग अंगी का संबंध है। रूपिम अंग, पद अंगी होता है। रूपिम को एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझें। जैसे एक वाक्य है कि नमन अंग्रेजी पत्रिका पढ़ता है। इस वाक्य में कुल 4 पद या रूप हैं। नमन अंग्रेजी पत्रिका पढ़ता है। इनमें अर्थवान खंडों को अगर हम विभाजित करें तो 6 रूपिम प्राप्त होते हैं हमें। पहला नमन, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा पत्रिका, चौथा पढ़, 5वां ता, 6वां है। नमन अंग्रेजी पत्रिका पढ़ता है। इस वाक्य के ये 6 सभी लघु खंड हैं और ये सार्थक हैं। अतः ये रूपिम हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त छोटी से छोटी सार्थक इकाई रूपिम कहलाती है। रूपिम के विविध आधारों के आधार पर रूपिम के भेद किए जा सकते हैं 4 प्रकार के। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर,
तीसरा अर्थ और कार्य के आधार पर, चौथा खंडीकरण के आधार पर। प्रयोग के आधार पर रूपिम के दो भेद माने जाते हैं, मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम। रचना के आधार पर भी यही दो भेद हैं, एक का नाम मिश्रित रूपिम है और दूसरे का नाम संयुक्त रूपिम है। अर्थ और कार्य के आधार पर भी दो विभाजन हैं, अर्थदर्शी रूपिम, खंड रूपिम। चौथा खंडीकरण के आधार पर इसके भी दो रूप हैं, संबंधी खंड और अखंड रूपिम। मतलब रूपिम के पहले तो चार भेद हैं, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ और कार्य के आधार पर, खंडीकरण के आधार पर। फिर प्रयोग के आधार पर को दो भागों में विभक्त किया गया, मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम। रचना के आधार पर को दो भागों में विभाजित किया गया, मिश्रित रूपिम, संयुक्त रूपिम। अर्थ और कार्य के आधार पर दो विभाजन किया गया, अर्थदर्शी रूपिम, खंड रूपिम। खंडीकरण के आधार पर दो विभाजन किया गया, संबंधी खंड रूपिम, अखंड रूपिम। प्रयोग के आधार पर जो रूपिम है और जो उसका दो भेद है, पहला भेद है उसका मुक्त रूपिम। जो रूपिम स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं वे मुक्त रूपिम कहलाते हैं। पाश्चात्य भाषा विज्ञानी मुक्त रूपिम के लिए फॉर्मेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, FORMANT, फॉर्मेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि बद्ध रूपिम के लिए सिर्फ रूपिम, मॉर्फिम का प्रयोग होता है। वस्तुतः मुक्त रूपिम एकाकी एवं स्वतंत्र प्रयुक्त होते हैं, इनका प्रयोग अन्य किसी रूपिम के साथ नहीं होता है। कपिल देव द्विवेदी ने मुक्त रूपिम का प्रयोग उदाहरण देते हुए कहा है, हिंदी में राम, कृष्ण, बालक, अंग्रेजी में कॉल, कैट, रैट, मैन, ये मुक्त रूपिम हैं। आयोगात्मक वर्ग की चीनी आदि भाषाओं में मुक्त रूप ग्राम के उदाहरण अधिक मिलते हैं। बद्ध रूपिम क्या है? बद्ध रूपिम वह है जो रूपिम एकाकी अथवा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होता, उसे हम बद्ध या आबद्ध रूपिम कहते हैं। बद्ध रूपिम वे हैं जो सदैव अन्य रूपिम के साथ ही प्रयुक्त होकर अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। बद्ध रूपिम के उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है लिख का लिखा, बकरा, बकरी। अंग्रेजी में SING, ED इत्यादि, गर्ल्स, गोइंग, प्लेट इत्यादि। भाषाविद कर्ण सिंह लिखते हैं कि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले तथा भूतकाल को प्रकट करने वाले आदि सभी रूपग्राम रूपिम इसी कोटि में आते हैं। मुक्त और बद्ध रूपिम को गुरुत्व शब्द के उदाहरण से समझा जाए। गुरुत्व में दो रूपिम है, गुरु, त्व। इनमें गुरु का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है परंतु त्व का नहीं, अतः गुरु मुक्त रूपिम है तो त्व आबद्ध रूपिम। लिखावट में लिख तो ठीक है, लेकिन आवट जो जुड़ा हुआ है, तरुणाई, तरुण आई, सरलता, सरल धनता इत्यादि शब्दों में मुक्त एवं बद्ध रूपिम सहज रूप से दिखाई पड़ जाते हैं। जो मुक्त हैं वह भी अलग हैं जो सहज रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। कई भाषा चिंतकों ने इन दो के अतिरिक्त रचना और प्रयोग की दृष्टि से एक तीसरे रूपिम मुक्त बद्ध रूपिम की चर्चा की है। मुक्त बद्ध रूपिम हम उसे कहते हैं जो मुक्त रहकर और कभी बद्ध होकर प्रयुक्त होते हैं, मुक्त बद्ध रूपिम कहलाते हैं। जैसे राज पुरुष, भद्र पुरुष, गृह स्वामी, घन श्याम इत्यादि मुक्त बद्ध रूपिम के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में पुरुष, गृह स्वामी, घन इत्यादि का स्वतंत्र प्रयोग भी हो सकता है, अतः ये शब्द मुक्त रूपिम भी हैं। रचना के आधार पर मिश्रित रूपिम। मिश्रित रूपिम में मुक्त रूपिमों के साथ एक या एक से अधिक बद्ध रूपिमों का प्रयोग होता है। मुक्त बद्ध रूपिम को मिश्रित रूपिम कहते हैं, जैसे सुंदर धनता, अनियमितता। संयुक्त रूपिम में एक से अधिक रूपिम संयुक्त होते हैं, किंतु केवल एक ही अर्थ तत्व होता है। उस अकेले अर्थ तत्व में दशानन, रावण, राजन, राज पुरुष, राजकीय कर्मचारी
और अंग्रेजी में हम कहेंगे जेंटलमैन, सेल्समैन, ब्लैक बर्ड इत्यादि। अर्थ और कार्य के आधार पर जो रूपिम है, अर्थदर्शी रूपिम उसका पहला भेद है। अर्थदर्शी रूपिम केवल अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थबोध कराने के अतिरिक्त ये रूपिम अन्य कोई कार्य नहीं करते। ये मनुष्य के विचारों का साक्षात प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें अर्थ तत्व ही कहते हैं। अर्थदर्शी रूपिम को अंग रूपिम अथवा धातु रूपिम के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण सिंह के अनुसार प्राचीन वैयाकरणों ने इसे प्रातिपदिक और धातु नाम दिया है। प्रत्येक भाषा का आधार यही रूपग्राम या रूपिम होते हैं, अतः भाषा में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। राम, हरि, लता, फल आदि प्रातिपदिक तथा पठ, गम, हस आदि धातु इसके असंख्य उदाहरण हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आदि इसी अर्थदर्शी रूपग्राम के भेद हैं। संबंधदर्शी रूपिम, इसे संबंध तत्व भी कहा जाता है। संबंधदर्शी रूपिम में अर्थ की प्रधानता नहीं होती, बल्कि इसका मुख्य कार्य होता है संबंधों का बोध कराना। ये संज्ञा, क्रिया आदि में संबंधों का बोध कराते हैं, अर्थात व्याकरणिक कार्य करते हैं। इसलिए संबंधदर्शी रूपिम को कार्यात्मक रूपग्राम भी कहते हैं। संस्कृत के सुप, तिंग, हिंदी के परसर्ग, ने, से तथा अन्य प्रत्यय संबंधदर्शी रूपिम के उदाहरण हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, संस्कृत में इनकी संख्या 100 है और 21 सुप और 9 तिंग परस्मय, 9 तिंग आत्मने, 22 उपसर्ग स्त्री प्रत्यय, पूर्व सर्ग, मध्य सर्ग, अंत सर्ग, 10 विकरण इत्यादि। हिंदी में इनकी संख्या 2 दर्जन के लगभग है। अंग्रेजी में इनकी संख्या 1 दर्जन से कुछ कम तथा लैटिन में इनकी संख्या 200 के लगभग है। संबंध तत्वदर्शी रूपिम के 2 भेद हैं, शब्द साधक रूपिम एवं रूप साधक रूपिम। संबंध साधक रूपिम अंग रूपिम के साथ जुड़कर शब्द या धातु का निर्माण कर लेते हैं, जैसे देव इक दैविक, लोक इक लौकिक इत्यादि। रूप साधक रूपिम धातु या शब्द से लगते हैं, जिससे शब्द रूप एवं धातु रूप का निर्माण होता है। ये सदैव बद्ध रूपिम है। सुप, तिंग आदि, गा, आ इत्यादि रूप साधक रूपिम है। रूपिम खंडीकरण के आधार पर रूपिम। चौथा है खंडी खंड रूपिम, वह रूपिम जिन्हें खंड कर अथवा तोड़कर अलग किया जा सके खंड रूपिम है, जैसे पठति पठ है, ति है, गीताम गीता है, म है। अखंड रूपिम, वह रूपिम जिन्हें खंडित अथवा तोड़ा न जा सके अखंड रूपिम है। बलाघात, सुर या सुरलहर, मात्र इत्यादि अखंड रूपिम है। कुल मिलाकर के रूपिम के 4 भेद: प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ और कार्य के आधार पर, खंडीकरण के आधार पर। प्रयोग के आधार पर रूपिम के 2 भेद: मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम। रचना के आधार पर 2 भेद: मिश्रित रूपिम, संयुक्त रूपिम। अर्थ और कार्य के आधार पर 2 भेद: अर्थदर्शी रूपिम, खंड रूपिम। खंडीकरण के आधार पर संबंधी खंड रूपिम, अखंड रूपिम। इस तरह से मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम, मिश्रित रूपिम, संयुक्त रूपिम, अर्थदर्शी रूपिम, खंड रूपिम, संबंधी खंड रूपिम, अखंड रूपिम, ये अंक पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं रूपिम के व्यक्तित्व को, रूपिम के स्वरूप को। धन्यवाद सभी को। जय मां सरस्वती जी सदा सहाय। सभी को सादर वंदन, यथोचित अभिवादन। आज हम पद विज्ञान या रूप विज्ञान पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पद विज्ञान भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे रूप विज्ञान भी कहते हैं। पद विज्ञान अथवा रूप विज्ञान को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसमें शब्दों की रूप रचना का वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण होता है, रूप विज्ञान कहलाता है। रूप विज्ञान में शब्द, पद, शब्द निर्माण की प्रक्रिया, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का रूपांतरण, व्याकरणिक कोटियां, पद विभाग, अर्थ तत्व, संबंध तत्व, रूप परिवर्तन के कारण और दिशाएं, सभी पर विचार किया जाता है।
भाषा की व्याकरणात्मक संरचना की प्रकृति के दो रूप होते हैं, रूपात्मक संरचना और व्याकरणात्मक संरचना। भाषा की अभिव्यक्ति का सबसे लघुतम माध्यम रूप होता है। शब्दों की रचना और भाषा में उनका प्रयोग रूप विज्ञान का विषय है। व्याकरण की अवधारणा रूप विज्ञान पर ही आधारित होती है। रूप विज्ञान में वाक्य के अंतर्गत रूप या पद का अध्ययन दो प्रकार से होता है, वर्णात्मक रूप में, ऐतिहासिक रूप में। वर्णात्मक रूप विचार में जहाँ किसी एक रूप या पद का अध्ययन होता है, वहीं ऐतिहासिक रूप विचार में कई कालों के इतिहास पर विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। तुलनात्मक रूप विचार में दो भाषाओं के रूपों की तुलना होती है, शब्द तथा पद। शब्द का मूल अर्थ ध्वनि है। शब्द का संबंध शब्द धातु से है, जिसका अर्थ है शब्द करना, ध्वनि करना अथवा बोलना। अंग्रेजी के वर्ड शब्द से भी यही तात्पर्य है। सार्थक मूल रूप को शब्द कहते हैं। संस्कृत में इसे प्रातिपदिक कहा जाता है। पतंजलि के अनुसार शब्द वह है जो उच्चरित, श्रव्य, बुद्धिग्राह्य और अर्थबोधक हो। दूसरा, वह ध्वनि जिसे व्यवहार या लोक में पद के अर्थ की प्रतीति हो, शब्द है। जिसके बोलने में अर्थ की प्रतीति हो, वह ध्वनि शब्द है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा की सार्थक, लघुतम, स्वतंत्र इकाई शब्द है। पाश्चात्य विद्वान पामर के अनुसार शब्द ऐसी लघुतम भाषिक इकाई है जो एक पूर्ण उच्चारण के रूप में काम कर सके। रॉबर्टसन एंड कैसिडी कहते हैं कि शब्द वाक्य में लघुतम स्वतंत्र इकाई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने शब्द की प्रमुख विशेषताओं को बांधा है कई प्रकारों में। पहला, भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। इस तरह शब्द भाषा की एक इकाई है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। अगला, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है। उपसर्ग या प्रत्यय की तरह उसके लिए किसी के साथ जुड़कर आना आवश्यक नहीं। इस तरह से कहा जा सकता है कि एक या अधिक अक्षरों के मात्र सार्थक योग को शब्द कहते हैं। शब्द वे हैं जिनमें विभक्ति नहीं लगी रहती। शब्द तभी तक शब्द बना रहता है जब तक वह भाषा में प्रयुक्त नहीं होता। भाषा में प्रयुक्त होते ही वह पद बन जाता है। पद की व्याख्या, पद की परिभाषा विद्वानों ने दिया। शुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। पाणिनि के अनुसार महर्षि गौतम कहते हैं कि विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। सीताराम झा के अनुसार मूल शब्द अथवा प्रातिपदिक एवं धातु में व्याकरणिक प्रत्ययों के संयोग से उनके अनेक रूप बनते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। पद के बारे में शब्द एवं व्याकरणिक प्रत्यय का योग ही पद है। रूप और पद समानार्थी हैं। पद शब्द पर आधारित होता है। सामान्य रूप से शब्द और पद को एकार्थक समझ लिया जाता है, जो व्याकरणिक एवं भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतया गलत है। वाक्य में पद का प्रयोग होता है, शब्दों का नहीं। शब्दों को एकत्र कर देने से वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक कोई शब्द पद नहीं बन जाता तब तक उसका प्रयोग वाक्य में नहीं हो सकता। मूल शब्द प्रातिपदिक में जब संबंध तत्व जुड़ जाता है तो उसे पद कहते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि मूल शब्द और संबंध तत्व पद दोनों जब जुड़ जाते हैं तब पद कहलाते हैं। पद के स्वरूप को हम 4-5 बातों में स्पष्ट करना चाहें। पहला, पद के अंतर्गत शब्द में अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व का योग होता है। दूसरा, जहाँ संबंध तत्व स्पष्ट न हो अथवा दिखाई न पड़े वहाँ पद में शून्य संबंध तत्व होता है। तीसरा, वाक्य में शब्द शब्दों का नहीं पदों का प्रयोग होता है। चौथा, वाक्य विश्लेषण का प्रमुख आधार पद होता है। पांचवा, प्रत्येक भाषा के पद भिन्न भिन्न होते हैं। छठा, पदों की व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत गणना होती है। शब्द और पद में अंतर है। शब्द और पद एक नहीं है,
बल्कि दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि शब्द मूल अथवा प्रातिपदिक होता है, जबकि पद शब्द और संबंध तत्व का योग होता है। संस्कृत में मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं, क्योंकि यह उस मूल शब्द से बनने वाली प्रत्येक पद में विद्यमान रहता है। मूल शब्द प्रकृति या प्रातिपदिक में जब प्रकृति प्रत्यय जुड़ जाता है तब वह पद बन जाता है। मूल शब्द को प्रकृति कहते हैं, धातु कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। पद को प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं। प्रत्यय पद। इस वाक्य में पद अथवा पदों का प्रयोग होता है, शब्द या शब्दों का नहीं। जैसे कृष्ण, कंस, मारना, ये 3 शब्द हैं, किंतु इनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। यदि हम कहें कि कृष्ण ने कंस को मारा तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस उदाहरण में ने और को संबंध तत्व हैं और ये संबंध तत्व विभक्ति या प्रत्यय हैं। इस प्रकार मूल शब्द में जब प्रकृति प्रत्यय जुड़ता है तब वह वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता रखता है। शब्द पद का आधार होता है, जबकि पद शब्द का परिवर्तित अथवा विकसित रूप होता है। शब्द के बिना पद का अस्तित्व नहीं, शब्द पर ही पद आश्रित है। शब्द से जब पद का निर्माण होता है तब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। एक शब्द से बहुधा एक ही भाव प्रकट होता है, जबकि एक मूल शब्द से अनेक पदों का निर्माण एवं भिन्न भिन्न अर्थबोध हो सकता है। जैसे इस शब्द से इसने, इसको, इससे, इसके लिए, इसका, इसमें, इस पर इत्यादि अनेक पद बनते हैं एवं इनका अर्थबोध भी भिन्न भिन्न होता है। शब्द पद से छोटी इकाई है, जबकि पद शब्द से बड़ी इकाई है। शब्द प्रत्यय तत्व से रहित होते हैं, पद प्रत्यय तत्व से युक्त होते हैं। शब्दों का महत्व वर्णों के सार्थक समूह में होता है, जबकि पदों का विशेष महत्व वाक्य संरचना में होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में 2 प्रकार के विशिष्ट तत्व होते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। दोनों में प्रधान अर्थ तत्व होता है। अंग्रेजी में अर्थ तत्व को सीमेंटीम और संबंध तत्व को मॉर्फीम कहते हैं। अर्थ तत्व और संबंध तत्व क्या है? कपिल देव द्विवेदी कहते हैं, अर्थ तत्व उन तत्वों को कहते हैं जो मानसिक प्रतिमाओं के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, तथा उन संबंध तत्व उन तत्वों को कहते हैं जो विभिन्न प्रकार से व्यक्त भावों में परस्पर संबंध की अभिव्यक्ति करते हैं। अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व को ऐसे समझें हम कि पुलिस ने डकैत को गोलियों से भूना। इस उदाहरण में 4 अर्थ तत्व हैं, पुलिस, डकैत, गोली, भूनना। वाक्य निर्माण में इन 4 अर्थ तत्वों को संबंध तत्व की आवश्यकता होगी। इसमें 4 संबंध तत्व भी हैं, ने, को, से और भूनना। भूना पद में संबंध तत्व का मिश्रण है। इस प्रकार अर्थ तत्व पद के अर्थ का बोध कराता है, जो संबंध तत्व का कार्य विभिन्न अर्थ तत्वों का आपस में संबंध दिखाने का होता है। अर्थ तत्व के साथ संबंध तत्व जुड़ने पर पद का निर्माण होता है, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ बोध कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।